नमस्कार, 3 बजे की 3 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। 3 बजे की 3 बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी के फैलते प्रकोप के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में पीएम मोदी के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएम मोदी के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विनोद पॉल और समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे और इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन अभियान को लेकर चर्चा की गई है और देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर एहतियात को लेकर भी मीटिंग में ये बातचीत की गई है। और इस बैठक के बाद दिल्ली से मुंबई तक हलचल नजर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कैबिनेट बैठक बुलाई है और इस बैठक के बाद दिल्ली से मुंबई तक हलचल नजर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस दौरान बैठक बुला के कई जानकारी दी है और आपको बता दें कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र की कैबिनेट बैठक होगी और इस बैठक के दौरान कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के चैन तोड़ने के लिए उधर सरकार थोड़े समय के लिए सख्ती और बढ़ा सकती है और इसी दौरान सीमित यात्रा, वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजों पर जोर दिया जाएगा और आम यातायात साधनों पर रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन ज्यादा ट्रैवल की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। स्टाफ के वैक्सीनेशन के बाद इन लोगों को बिना किसी रोक टोक के काम करने की अनुमति दे दी जाएगी और कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है, लेकिन फिर भी देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में कोरोना के 93,249 नए मामले सामने आए हैं और जबकि कोरोना के चलते 513 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 60,048 है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल की बैठक बुलाई है और इस बैठक में तमाम दिग्गज नेता अधिकारी शामिल हुए और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इन्होंने बैठक की है। और वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी लगातार कोरोना के जो आंकड़े बेहद डराने वाले हैं और जो कोरोना से लोगों की अब 513 लोगों की इसी दौरान मौत भी हो चुकी है। और आपको बता दें, महाराष्ट्र में 93,000 से अधिक नए मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ के जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है, यानी कि महाराष्ट्र से आने जाने के में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देश में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लोगों में जिस तरीके से आंकड़े डराने वाले हैं, लग नहीं रहा कि लोगों में इस चीज़ को लेकर किसी चीज़ का डर है। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन भी लगातार निगरानी में है और बात अगर लोगों की करें तो लोगों की भी बड़ी ही लापरवाही इसी दौरान देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड हो, चाहे ऐसी तमाम जगह हो, सार्वजनिक स्थल हो, वहां पर भारी भीड़ भी दिखाई देती है और मास्क लोग नहीं लगा रहे। साफ तौर पर इसी दौरान बड़ी लापरवाही है और इसी भीड़ से आप कयास लगाए जा सकते हैं कि लोगों में कोरोना को लेकर सीरियस नहीं है, हल्के में ले रहे हैं। हालांकि लगातार सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि हमें कोरोना को हराना है, जड़ से मिटाना है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है तो हमें अभी फिलहाल ढिलाई नहीं बरतनी है, लेकिन लगातार लोगों में बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता महाराष्ट्र से सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, अब बताया जा रहा है जहां सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट है। अब बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने हाई लेवल की बैठक बुलाई है, क्या कुछ इसमें जानकारी मिल पा रही है अब? जी देखिए करिश्मा, लगातार जिस तरह से पूरे देश में कोरोना संक्रमण अपना पैर पसार रहा है, महाराष्ट्र में ठीक उसी तरह से लगातार देश का 70% सबसे ज्यादा कोरोना महाराष्ट्र मुंबई में है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार लगातार बैठक कर रही है। ये बताया जा रहा है कि आज दोपहर 3 बजे के आसपास मुंबई महाराष्ट्र सरकार लगातार लोगों के साथ बैठक कर रही है, पूरे मामले की संज्ञान ले रही है कि आखिर स्थिति क्या और कैसे इस पूरे मामले से निपटा जाए। उसको लेकर विपक्ष यानी कि देवेंद्र फडणवीस को भी इस पूरे मामले को में जो शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि इससे एक बड़ा अहम फैसला लिया जा सकता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले ही पालक मंत्री असलम शेख ने कहा है कि अगर हालात इसी तरह रहे तो आज ही लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ेगी। तो सत्यप्रकाश, अगर बात करें जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने आज बैठक बुलाई है तो इस बैठक में क्या कुछ अहम जानकारी मिल पा रही है? क्या अब जैसे जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या किस चीज में रोक टोक होगी, कोई सख्ती बरती जाएगी? जाहिर तौर पर करिश्मा, देखिए जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार आए दिन देर शाम ये कर रही है कि हालात ऐसे रहे तो
मजबूरन महाराष्ट्र सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि लॉकडाउन न लगाकर जो है कड़े कानून लगाया जाए, कड़े व्यवस्था किया जाए, जिससे लोग पालन करें। ऐसे में यही वजह है कि आनंद फानन में महाराष्ट्र सरकार ने आज 3 बजे ही एक मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्ष के तमाम लोग भी शामिल रहेंगे। इसमें फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है उसमें किस तरह के उपाय किए जाए, किस तरह से इसको प्रबंधन में किया जाए, उसको लेकर लगातार आज शाम 3 बजे के आसपास जो है चर्चा चलने वाली। सत्य प्रकाश, अगर बात करें जहां पर कई जिलों में ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, क्या लगता है कि लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का इसमें कुछ असर देखने को मिल रहा है? जो बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कुछ इसमें राहत मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए करिश्मा, जिस तरह से मुंबई सहित महाराष्ट्र के करीब 10 से 12 जिलों में ऑलरेडी कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुंबई में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं जिस तरह से मामले लगातार देखा जा रहा है कि मुंबई में 9000 के आसपास जो है कोरोना संक्रमण जो मरीज मिल रहे हैं, वो कहीं न कहीं आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब महाराष्ट्र की बात करें तो 49,000 के पार हो गया है। तो जाहिर तौर पर ये आंकड़े बिल्कुल चौंकाने वाले हैं, महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण से बाहर वाले आंकड़े हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार आज 3 बजे ही ये फैसला करेगी कि किस तरह से पूरे मामले से निपटा जाए। वही मुख्यमंत्री के अलावा जो है प्रधानमंत्री भी इस पूरे मसले पर जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद आखिर निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के जो हालात है उसको कैसे नियंत्रण में किया जाए। तो सत्य प्रकाश, अगर बात करें जिस तरीके से अब महाराष्ट्र की स्थिति है वो बेहद ही खराब श्रेणी में नजर आ रही है। तमाम जिलों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, काफी जहां पर छोटे एरिया है वहां पर केसेस सामने आ रहे हैं। अब फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर अगर बातचीत की जाए तो प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाए। शुरुआती दौर में देखा गया कि 50,000 प्रतिदिन लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा था। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह आंकड़ा करीब 1 लाख के आसपास कर दिया। और पिछले हफ्ते की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि अब करीब 3 लाख के आसपास रोजाना वैक्सीनेशन का काम जारी है। लेकिन आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा कि 5 लाख तक डेली वैक्सीनेशन का काम जोरों पर किया जाएगा, जिसके लिए लगातार डॉक्टरों की टीम के साथ मीटिंग भी हो चुकी है और तमाम जो कोविड सेंटर है वहां भी डॉक्टरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। ऐसे में उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहा है। ये कहीं न कहीं चिंता के विषय है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार बीते दिन भी ये कही थी कि अगर हालात ऐसे रहे तो महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाने सकते हैं। उसके बाद या तो फिर कड़े कानून लाए जा सकते हैं। तो ऐसे में आज देर शाम तक ये फैसला हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र की स्थिति क्या है और कैसे इसे निपटा जाए। चलिए सत्य प्रकाश, इस मुद्दे पर हम दोबारा चर्चा करेंगे, बनी रहेगा। लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ पंजाब सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र में जो स्थिति है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बेहद ही खराब श्रेणी में है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी जुड़े हैं। सत्य प्रकाश, अगर बात करें लॉकडाउन को लेकर, अब जिस तरीके से कयास भी लगाए जा रहे हैं, हालांकि संकेत भी दे दिया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद लोगों में बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। तभी एक के बाद एक ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो बेहद ही डराने वाले हैं। देखिए करिश्मा, जिस तरह से मुंबई के कई इलाकों में लगातार भीड़ भाड़ देखा जा रहा था, चाहे वो मुंबई के दादर की बात करें या फिर मुंबई के मलाड क्रांति नगर की बात करें, तमाम भीड़ भाड़ इलाके में
अब पालक मंत्री असलम शेख कुछ जायजा ले रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कोविड को लेकर तमाम जो नियम हो उसको लोगों को बताया जाएगा। ऐसे में इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हालात लगातार मुंबई महाराष्ट्र के बिगड़ रहे हैं, आज ही महाराष्ट्र सरकार जो है इस पे कड़े कदम उठाने वाली है। आज ही लॉकडाउन की घोषणा भी कर सकी, इस तरह के संकेत असलम शेख ने खुद दिया है। तो जाहिर तौर पर लगातार सरकार की चिंताएं बढ़ रही है, यही वजह कि सरकार लगातार बैठकें कर रही है। आज ये भी बताया जा रहा है कि देर शाम तमाम मंत्रिमंडल की एक बार फिर से बैठक होगी और इस पूरे मामले पर आखिरी जो है मुहर लगा दी जाएगी कि आखिरकार मुंबई महाराष्ट्र की हालत क्या रहेगी और किस तरह से पूरे लॉकडाउन के दौरान या फिर नाइट कर्फ्यू के दौरान निपटना है। जी चलिए, इसी मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए हम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी विधायक मुंबई से हैं अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से आप स्थिति देख रहे हैं देश भर में लगातार एक बार फिर से कोरोना ने यू टर्न ले लिया है, बेहद डराने वाले हैं। महाराष्ट्र की फिलहाल जो स्थिति है 93,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। क्या लगता है वैक्सीनेशन को लेकर कुछ कमी पाई जा रही है, तभी लगातार इसमें इजाफा हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश का मूल्यमापन हम करेंगे तो कोरोना पर भी हमने एक जीत पाई है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी जोर में चालू है। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र की बात करें कि देश के अभी 66% से भी ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट ये महाराष्ट्र में मिल रहे। इसका जिम्मेदार यदि कोई होगी तो राज्य सरकार की अकार्यक्षमता और कोरोना कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार इस राज्य सरकार ने किया जी, उसके कारण ये परिस्थिति आज राज्य के ऊपर आई है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, इसके 10 मिनट पहले पंढरपुर में एक बाय इलेक्शन में असेंबली से राज्य के जल संपदा मंत्री ने 4-4 हजार लोगों की मीटिंग ली और लोगों के बीच में ये कहा कि आपको लोगों को देखकर मुझे लगता है कोरोना गायब है और इसके लिए मैं भी मास्क निकाल देता हूँ। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। इनके एक मंत्री संजय राठौर जिनको इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने भी 2-4-5 हजार लोगों के उपस्थिति में शक्ति प्रदर्शन का काम किया। उनके खिलाफ आज तक FIR नहीं। कल कल्याण में शिवसेना के नगर सेवक के घर में शादी हुई, हजारों लोग उससे इकट्ठा किए, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। पंढरपुर के बाई इलेक्शन को लेकर 8 दिन पहले अजित पवार ने एक बड़ी सभा लगाई, उसके लिए उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं। और इसके लिए ये राज्य सरकार ही कोरोना का SOP फॉलो न करते। सर, यही एक मेन सवाल यही होता है कि जब सरकार ही खुद इसमें अलर्ट नहीं है, लोगों से तो अपील कर रही है, जनता के साफ तौर पर ये आवाज है। सवाल यही है कि जब हमारे लिए गाइडलाइंस तो जारी कर दिया लेकिन सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं। अगर बात करें आगामी चुनाव को लेकर, जो लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेता रैली कर रहे हैं, क्या उनके बीच में कोई गाइडलाइंस की पालना नहीं होती है? सिर्फ ये गाइडलाइंस सिर्फ आम जनता के लिए ही है? सिर्फ नहीं, आम जनता के लिए गाइडलाइंस नहीं है, आम जनता के लिए दंड है, आम जनता के लिए जुर्माना है। और संजय राठौड़ के खिलाफ अभी तक FIR नहीं, जयंत पाटिल के खिलाफ अभी तक FIR नहीं। कल्याण में जो शिवसेना नगर सेवक ने शादी धूमधाम से मनाई उसके लिए कोई FIR नहीं। और इसके लिए महाराष्ट्र में राज्य सरकार लगातार ये कह रही है कि जनता जो है वो गैर जिम्मेदार है। गैर जिम्मेदारी से तो राज्य सरकार व्यवहार कर रही है, लेकिन वो गैर जिम्मेदार आम जनता को तय कर रही है। और लॉकडाउन लाने के स्थिति में आने के बाद लोगों को मदद करने के बारे में वो एक शब्द निकाल नहीं रहे, 1 रुपया की मदद नहीं कर रहे। ये हमारा सबसे बड़ा आक्षेप है और इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी तमाम अहम चर्चा के लिए। हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता भी जुड़े थे, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल को लेकर हम बात करेंगे, जहां शुरुआत से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जारी चुनाव प्रचार के बीच एक के बाद एक ऑडियो टैप सामने आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी और टीएमसी दोनों ही दलों को नेताओं के ऑडियो टैप ये सामने आ रहे हैं और तीसरे चरण के चुनाव से पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ है और इस ऑडियो में अभिषेक बनर्जी तक 35 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात की जा रही है। और इस ऑडियो में राज्य की टीएमसी सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऑडियो में कथित तौर पर कट मनी और सिंडिकेट रैकेट को लेकर बातचीत की जा रही है। ऑडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ऑडियो में कोयला तस्करी के आरोपी अनूप मांझी के करीबी गणेश नाम के व्यक्ति और एक सरकारी अफसर के बीच बातचीत हो रही है। ऑडियो में सिंडिकेट के खेल पर बातचीत की जा रही है और एक व्यक्ति दूसरे को समझा रहा है और एएनबी न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि आखिरकार नहीं करता है। तो उधर पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच अभिषेक बनर्जी को लेकर सामने आए ऑडियो टैप पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऑडियो टैप के तथ्य चिंताजनक है और ये टैप दर्शाता है कि ममता बनर्जी की आंख के नीचे कैसे भ्रष्टाचार, कटमनी और सिंडिकेट का खेल चल रहा है। और आपको बता दें कि विनय मिश्रा उगाई एजेंट बनकर सबसे उगाई कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है उगाई का स्कैंडल 900 से 1000 करोड़ का है और टैप से पता चलता है कि उगाई का टारगेट दिया जा रहा है। लगता है कि ममता दीदी ने भ्रष्टाचार का शोरूम और होम स्टोर खोल रखा है। बंगाल में हर चीज का एक रेट चार्ज है। बीजेपी ने कहा कि ममता जी क्या यही खेला होबे है। बात अगर टीएमसी की प्रत्याशी बनी कौशानी मुखर्जी की करे तो जो शनिवार को विवादों में एक बार फिर से घिर गई है जब उनका एक कथित वीडियो सामने आया है, दरअसल जिसमें वह ये कहते हुए नजर आई है कि घर पर मां बहन है तो वोट देने से पहले कृपया एक बार सोच ले। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कौशानी के वीडियो और वायरल हो रहे 3 अन्य ऑडियो टैप को लेकर भी टीएमसी पर निशाना साधा है। अभी आप सभी ने देखा होगा कि तमाम चैनल्स पर एक ऑडियो टेप सुनवाया जा रहा है। इस ऑडियो टेप में जो तथ्य सामने आए हैं उन पे ही मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये ऑडियो टेप जो है
तो इसी मुद्दे पर हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रीति दुबे बीजेपी नेता हैं, दूसरे हैं संजय सरकार टीएमसी प्रवक्ता। सर और मैम, आप दोनों का खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी संजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो सर आपसे सवाल है, जिस तरीके से जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव चले हैं तभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब बात अगर ऑडियो वीडियो की करें तो हाल ही में अब अभिषेक बैनर्जी का ऑडियो और वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये एक तरफ से ब्लैकमेलिंग की है, मीडिया बना रहा है इस सबको जी। इस सबका कोई ये नहीं है। सबसे बड़ा बात है कोयला माफिया का अगर बारी बोलेंगे तो बंगाल में जो दुर्गापुर में रहता है राजेश ओझा, एलाइस राजू झा, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। मेरे राजनीतिक दल में इस आदमी को छाया तक हम लोग कभी घुसने नहीं देता था। आदमी तो बहुत दूर के बात है। दूसरे नंबर बात है, और एक है जयदेव खा जो है, जिसके साथ में जिसको जो भारतीय जनता पार्टी में जोड़े थे, उनको साथ में दिलीप घोष जो बंगाल का जो अध्यक्ष है, वो बाबा धाम गया था पूजा देने के लिए। तो सोचिए किसको साथ जुड़े हुए। और तीसरे नंबर है लोहे और कोयला चोर कृष्णेंदु बैनर्जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी जिसको आसानसोल से टिकट भी दिए हैं। और दूसरे नंबर बात, उसको जेट कैटेगरी का उसको सिक्योरिटी दे दिए हैं। रेती माफिया आपको मतलब राजा सेन, वो भारतीय जनता पार्टी में है। सिमी का आतंकवाद, सिमी मतलब एक मुस्लिम संगठन है, उसको आतंकवादी जो है डब्लू अंसारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। और डब्लू अंसारी इसको पहले फेक करेंसी मतलब नकली नोट में उसको पकड़ा गया था। एसटीएफ जाके वहां से बेंगलुरु से उसको अरेस्ट करके लेके आया। तो आप सोच सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में दिलीप घोष डब्लू अंसारी को शामिल किया है। आप सोच सकते हैं कितना नाम हम आपको सामने ले लिया है। और कोयला माफिया और भी नाम लेंगे तो आप ताजुब हो जाएंगे। धनबाद से जो झारखंड धनबाद से इसी मुद्दे पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। सीधे ले चलते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। निश्चित है कि उससे हम लोग आग में काबू पाएंगे और आम जनता को निजात दिलाएंगे। और मैं साथ ही माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, जिस तरीके से लगातार जब से चुनाव जारी है तभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हाल ही में अब अभिषेक बैनर्जी का ऑडियो टैप वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार निशाना साधे। इसी मुद्दे पर हमारे दो खास मेहमान जुड़े हैं। संजय सरकार टीएमसी प्रवक्ता, दूसरे हैं प्रीति दुबे बीजेपी नेता। प्रीति जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी मैम। तो मैम आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, अब हाल ही में अब अभिषेक बैनर्जी का ऑडियो टैप वायरल हुआ है, तो उसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या इसमें कितना दावा मतलब सच है? मैं पहले तो अब ये चीज जो वायरल हुई है उसका तो अब तो जांच होगा और ये सारी चीजें होंगी, उसके जांच रिपोर्ट आने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बहुत सारे ऑडियो टेप रिलीज हुए और उनकी जांच हो रही है, जांच के बाद एनआईए को आना पड़ा, उसी तरह हो सकता है कि जब बंगाल में कोई भी केंद्रीय एजेंसियां जब जाएंगी तब पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन क्या अगर बात अगर असम के ईवीएम को लेकर करें तो हाल ही में अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वे जो ईवीएम मशीन है वो बीजेपी की गाड़ी में बरामद हुई है, तो वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने ट्वीट करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा है बीजेपी तब हार रही है तभी ऐसा षड्यंत्र रच रही है। सर मैम, अभी भी ये जांच का मुद्दा ही है। मैंने अभी भी आपको बोला ना कि ये सारे प्रत्यारोप और आरोप जो भी हो रहे हैं इस समय पे बंगाल एक रण क्षेत्र बना हुआ है। राहुल गांधी बाकी किसी चीज पर टिप्पणी नहीं करते, ये सारी चीजों पर टिप्पणी करते हैं। तो हमको तो ये समझ में आ जाना चाहिए राहुल गांधी न देश हित की बात करते हैं ना हमारे देश किसी भी अच्छी चीजों के लिए बात करेंगे। तो उससे तो मैं उनकी टिप्पणी पर कोई कमेंट करना मैं पसंद भी नहीं करती। दूसरी चीज है, टीएमसी प्रवक्ता जी ने ये बताया, इतने सारे नाम इन्होंने गिना दिए। मैं ये कहती हूँ कि अभिषेक बैनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं या नहीं है जी। और ऑडियो टेप में अभिषेक बैनर्जी की बात आ रही है, तो उसके अंदर मोदी सरकार या अमित शाह जी को बात करना या बीजेपी का उससे क्या लेना देना है? भैया ये आपका है, आपने किया हुआ है और आप बताएं कि इस पे जांच करना है कि नहीं करना है। हम अभी वहां पे बात करेंगे ना। आपको आज ये जो घोटाले हैं या जो टेप पे बातें हो रही हैं उससे बीजेपी का कोई सरोकार नहीं है।
और अभी पार्टी छोड़ के, टीएमसी पार्टी छोड़ के इलेक्शन के पहले कितने लोग टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आए हैं, उनकी बातें ये गिना रहे हैं। टीएमसी प्रवक्ता जो भी हैं वो गिना रहे हैं, इसका कोई तथ्य तो है नहीं। इलेक्शन है, इलेक्शन में जो भी पार्टी छोड़ के आना चाहेगा आएगा यहाँ पे, ठीक है। वो जांच का मुद्दा तो होता नहीं है। जांच का मुद्दा जो ये टेप वायरल हुआ है, प्रीति जी, क्योंकि समय का अभाव है, संजय जी आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 1793 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। 52,517 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत